वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो हम लोग आज देखेंगे बिपिन चंद्रा या आधुनिक जो भारत का इतिहास है उससे जुड़ी पुस्तक देखेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं उनके बारे में देखेंगे और समझेंगे इसमें क्या क्या चीज़ हैं और इसको हम आराम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिपिन चंद्रा जो आधुनिक भारत का इतिहास का बुक है वो आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और यूपीएससी और पीसीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारे टॉपर बता चुके हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी है इस बुक में। तो चलिए हम इस बुक को भी पढ़ते हैं और आराम से पढ़ेंगे, समझ कर पढ़ेंगे, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, ना कि एक अर्ली माइंडेड एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको खोलने से पहले इसमें देखेंगे कि जो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं। तो इसके बिंदु भी इसके पहले पृष्ठ पर। तो चलिए इसके हम लोग इंडेक्स देखेंगे, इसमें क्या क्या है। जो जेएनयू से ताल्लुकात रखते थे बिपिन चंद्रा, तो थोड़े थोड़े इस बुक में जो है हमें कम्युनिस्ट के या लेफ्ट के गुण भी मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसका विषय क्रम देखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो विषय क्रम में पहला विषय है 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज। तो 18वीं सदी में जो भारत के राज्य और समाज की दशा रही होगी वो इसमें देखेंगे। सेकंड है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ तो किस तरह से वो आके एक करके बसते गए, किस तरीके से वो यहाँ से गए भी, तो इस चीज़ को देखेंगे। फिर जब आगमन हो गया तो भारत में उन लोगों ने किस प्रकार की आर्थिक नीतियाँ बनाई और किस तरीके का प्रशासनिक ढांचा बनाया। ये घटना है 1775 से 1875 के बीच में। चौथा है जब एक संरचना बन गई तो उन लोगों ने जब धीरे धीरे पहले सिर्फ आर्थिक और प्रशासनिक चीज़ों पर बल दिया, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियाँ भी बनाना शुरू कर दी। शुरू में उन लोगों ने नीतियाँ नहीं बनाई क्योंकि उन्हें डर था कहीं उनकी जो शासन या प्रशासन है उसको जड़ से ना उखाड़ फेंक दिया जाए। तो फिर पढ़ेंगे 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण हुआ उन चीज़ों का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट आता है 1857 की विद्रोह। उसके बाद आता है 1857 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन जो ब्रिटिश के साम्राज्यवादियों द्वारा किया गया। फिर आता है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, कि भारत पर ब्रिटिश शासन का किस तरीके से आर्थिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि एक कड़ी सी हमें दिखाई देती है 1858 के बीच से 1905 तक। और फिर धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार 1858 के बाद हुए। और फिर देखने को मिलता है राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, जो कि 1905 से 1918 के बीच में हुआ। फिर हम देखेंगे स्वराज के लिए संघर्ष 1, फिर स्वराज के लिए संघर्ष 2 और नई शक्तियों का आविर्भाव। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं और धीरे धीरे इन चीज़ों को हम देखेंगे। कुछ मानचित्र भी हमें देखने को मिलेंगे जो इस तरीके से हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत, 1705 में भारत में यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक केंद्र, 1765 में भारत, 1805 में भारत, 1857 में भारत, बर्मा का अधिग्रहण और कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से 1947 तक जो हुए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोगों का इस बुक को मुख्य पढ़ने का उद्देश्य है कि हम इसकी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है प्री और मेंस के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से हम प्री को समझेंगे, साथ में मेंस को भी समझते जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और हम एक तरीके से रीडिंग टाइप का इसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाएंगे, कहीं पे जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे और सबसे पहले प्रथाखंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भूमिका पढ़ेंगे। उस प्रथाखंड से जो राइटर है उसकी सोच समझ में आती है कि राइटर क्या हम लोगों को समझाना चाहता है या क्या इस बुक के माध्यम से बताना चाहता है। तो सबसे पहले प्रथाखंड पढ़ेंगे। प्रथाखंड में लिखा हुआ है कि यह पुस्तक इतिहास के उस काल का वर्णन प्रस्तुत करती है जिसे ब्रिटिश भारत के रूप में जाना जाता है। रेटिन ने मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत का उल्लेख किया है और
यह वर्णन मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद पर मेरे शोध और इस काल पर प्रकाशित विभिन्न ग्रंथों पर आधारित, यानी कि यह पुस्तक उस समय नहीं लिखी गई जब उपनिवेशवाद या राष्ट्रवाद चल रहा था। इसको बाद में लिखा गया और जो पुराने ग्रंथ थे उनके माध्यम से और शोध के माध्यम से इसको लिखा गया। पुरातन साम्राज्य और राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन की चुनौती के साथ पुस्तक ऐतिहासिक राजनीतिक वर्णन से आगे बढ़कर इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और अन्य संबंधित विषयों के पारस्परिक अंतर संबंधों पर ध्यान केंद्रित करती है। पुस्तक में व्यापारिक, सामाजिक बलों, आंदोलन, संस्थानों और व्यक्तियों का अध्ययन इस उद्देश्य से किया गया है कि कुछ घटनाएं क्यों घटित हुईं और इस घटनाओं के परिणाम का वर्णन काल क्रमानुसार किया गया है। तो सब चीज़ों का वर्णन किया गया है एक एक करके, उन चीज़ों को भी हमें समझना होगा। पुस्तक में 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर बताया गया कि क्यों भारत ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। वहाँ पर रीजन दिया गया होगा कि क्यों जो भारत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ गया। इसमें भारत पर ब्रिटिश शासन की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक प्रभावों का सविस्तार वर्णन शामिल है। व्यापार और निवेश के माध्यम में भारत के आर्थिक शोषण का भी विश्लेषण इसमें किया गया है, जो भारत में ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य था। ब्रिटिश भारत की विदेश नीति जैसे नेपाल, अफगानिस्तान के साथ युद्ध या बर्मा पर आक्रमण का भी उल्लेख इस पुस्तक में है। भारत भर में हुए विभिन्न जातीय और किसान आंदोलन पर भी इसमें चर्चा की गई है। आरंभ में उसे परंपरागत तरीके से संघर्ष और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में एक व्यापक जातीय और किसान संघर्ष शुरू हुआ, जिसकी परिणति 1857 में विद्रोह के रूप में सामने आई। फिर इसके बाद देखने को मिलता है कि किसान और जातीय आंदोलन फिर भी जारी रहे। ब्रिटेन शासन के विरुद्ध विभिन्न प्रदर्शन को एक साथ रखा गया, जिससे पाठक इस महाद्वीप पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव के संबंध में अपनी निजी राय भी दे सके। पुस्तक में ब्रिटिश शासन के उद्भव और विकास पर भारतीयों की प्रतिक्रिया का भी वर्णन है। 18वीं शताब्दी में भारतीय संस्कृति और समाज में आए ह्रास को देखते हुए 19वीं शताब्दी में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। इन चीज़ों का भी वर्णन इस बुक में है। 19वीं शताब्दी में के जागरण में न केवल प्रिंटिंग प्रेस जैसी पाश्चात्य प्रौद्योगिकी को बनाकर ब्रिटिश शोषण का विरोध किया गया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों में वैश्विक मानकों को भी अपनाया। अंतिम 5 अध्याय भारत में राष्ट्रवाद आंदोलन से जुड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय हैं अंतिम 5, और जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से लेकर भारत द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति का वर्णन है। राष्ट्रीय आंदोलन की नरमपंथी, गरमपंथी और क्रांतिकारी जैसी विचारधाराओं का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। यह राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ और इसमें मुख्य रूप से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। हाँ, अब सही है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और इस विस्तृत विवेचना पुस्तक में किया गया है। इसके साथ ही भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जो इनके पिता मोतीलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण की विचारधाराओं का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन की में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति में उनके योगदान को समझा जा सके। साम्यवादी दलों की प्रगति, विकास और राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा इसके प्रसार के विरोध अनोखे ढंग से पेश किया गया है। ताकि भारतीय स्वतंत्रता में एक के योगदान और दूसरे के द्वारा पेश बाधाओं को भी उजागर किया जा सके। 2009 में ये बुक आई बिपिन चंद्रा की। तो इस जगह पे हमने देखा क्या क्या चीज़ें सामने आई, और अब इसके बाद भूमिका से शुरू करेंगे हम इसकी।
तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अब इसकी भूमिका हम नेक्स्ट लेक्चर या चैप्टर या म्यूचुअल स्टडी में देखेंगे। थैंक यू, बाय।